जब भाजपा ने देश के प्रधानमंत्री को एक पिछड़े वर्ग के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया, नरेंद्र मोदी को एक पिछड़े वर्ग के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, और पहला व्यक्ति है नरेंद्र मोदी या पिछड़े वर्ग का आदमी जो लगभग 9 साल पूरे किए। ऐसा भारत के इतिहास में 9 साल तक लगातार कोई पिछड़े वर्ग का आदमी प्रधानमंत्री रहे, ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं। और उसके 10 साल भी पूरे होंगे। मगर जब सबसे पहले 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उस समय सारे देश भर में भाजपा ने, आरएसएस ने और उनके ऑफशोर संगठनों ने ये प्रोपेगेंडा किया था कि देखो भाई, एक 52% आदमी के, पिछड़े वर्ग के आदमी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो 52% लोगों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने भर भर के, झोली भर भर के नरेंद्र मोदी को वोट दिया। ये घोसी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव हार जाता है, मान लो थोड़ी देर के लिए हार जाता है, हारने वाला है, मगर उदाहरण बता कि वो हार जाता है, सरकार जाने वाली नहीं है। ये थोड़ा ध्यान रखो, ये बात बहुत खास बात बताना चाहता हूं कि सरकार जाने वाली नहीं है, सरकार रहेगी। अगर भाजपा चुनाव हार जाती है तो भी घोसी विधानसभा का चुनाव हारने के बाद भी सरकार भाजपा की ही रहेगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेगा। जब तक भाजपा के लोग उसको बदलने का निर्णय नहीं करते तब तक रहेगा। और इससे फायदा क्या होगा, एक बात में बता, इससे फायदा क्या होगा? यदि आप भाजपा के कैंडिडेट को चुनाव हरा देते हो तो सरकार चलाने वाला जो दल है, पार्टी है, भाजपा है, उसको क्या लगेगा? लोग शायद हमारे विरोध में है, लोगों को कुछ करके कुछ करना पड़ेगा, लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा, लोगों के फायदे के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो हरवाओगे तो सरकार आपके लिए काम करने का सोचे, हरवाओगे तो मान लो जितवा दोगे तो सरकार सोचेगी मूर्ख लोग हैं, तो साले को कुछ करो ना करो, पिछवाड़े में लात मारो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है, ऐसा सोचे। इसलिए इस सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनको कुछ धक्का मारने की, कुछ धक्का देने की जरूरत है। ये बात मैं खासतौर पर आपको समझाना चाहता हूं कि इसमें आप लोगों को बदलाव करने की जरूरत है। इससे फायदा होगा, चुनाव भाजपा को जितवाने से नुकसान होगा, मतदाताओं का नुकसान होगा, भाजपा का नुकसान नहीं होगा। भाजपा की सरकार चुनाव जीतते हैं तो भी रहेगी, चुनाव हारते हैं तो भी रहेगी, भाजपा का कोई नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा, मतदाताओं का नुकसान होगा। अगर हरवाते हो तो मतदाताओं का फायदा होगा। क्यों? सरकार को आपके बारे में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि जनता शायद हमारे विरोध में सोच रही है, विरोध में चली गई है, जनता के लिए कुछ फायदे में करना होगा, नहीं तो 2024 में लोकसभा का चुनाव है और बड़े पैमाने पर सबक सिखाएंगे। ये फायदा है, ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका ध्यान रखें। साथियों, एक और बात भी मैं आप लोगों को थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं। मैंने कल भी दूसरे चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं को याद दिलाने के लिए बात कही कि अभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ये तो आप लोगों को मालूम है कि केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री है, मगर उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भाजपा ने
चुनाव जीतने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जो बैकवर्ड क्लासेस के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में शायद 54% है और इंडिया में 52% है, उत्तर प्रदेश में 54% है, तो यहां पर केशव प्रसाद मौर्य को, पिछड़े वर्ग के आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का वादा करके भाजपा ने चुनाव में उतारा था। और जब चुनाव में उतारा तो बैकवर्ड क्लास के लोगों को क्या लगा, हमारा बैकवर्ड क्लास का आदमी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो 54% लोगों को लगा कि हमको, भाजपा को, ये केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव जीतना चाहिए, तो उनको वोट दे दिया, तो उनको वोट दे दिया और भाजपा को बहुमत मिल गया। भाजपा को जो बहुमत मिल गया, तो बहुमत मिलने के बाद में भाजपा ने क्या किया, भाजपा ने बहुमत मिलने के बाद में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, और केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 54% ओबीसी के लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया। ये उत्तर प्रदेश का केशव प्रसाद मौर्य के साथ जुड़ा हुआ जो किस्सा है, वो किस्सा वास्तविक किस्सा है, और इसकी वजह से उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, उसके आधार पर वोट मांगे गए थे, उसके जगह ये आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहां बैठे हुए या तमाम उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, उसमें कितने लोगों को पता है कि योगी आदित्यनाथ को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब योगी आदित्यनाथ भाजपा का सदस्य ही नहीं थे, भाजपा के सदस्य ही नहीं थे। कोई गोरखपुर में उन्होंने एक गलत संगठन बनाया, हिंदू के नाम पर एक गलत संगठन बनाया, हिंदू युवा भाई, वो उसके द्वारा वहां चुनाव उन्होंने लड़ा। ये इस बात का सबूत है कि योगी आदित्यनाथ भाजपा के सदस्य नहीं थे। केवल मतलब इतना ही मुद्दा नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया, बल्कि जो भाजपा का सदस्य ही नहीं है उसको मुख्यमंत्री बनाया। धोखाधड़ी की भी हद होनी चाहिए। दूसरे पार्टी के, दूसरे संगठन के आदमी को मुख्यमंत्री बनाया और केशव प्रसाद मौर्य उसको मुख्यमंत्री पति नहीं बने। मुख्यमंत्री के जगह केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया। उप मुख्यमंत्री के बारे में भी थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई पद ही नहीं। संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई पद ही नहीं। तो मैंने छानबीन किया विधानसभा में, एक पद ही नहीं है। एक कैसे अखबार में लिखने के लिए है, संविधान में नहीं है, अखबार में लिखने के लिए है उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। तो मैंने कहा शपथ आपकी क्या मंत्री की शपथ होती है, उप मुख्यमंत्री की शपथ नहीं होती है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री संविधान में है ही नहीं, तो शपथ कैसे हो? शपथ विधि तो संविधान के दायरे में होती है। संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद ही नहीं है, तो उप मुख्यमंत्री के नाम पर शपथ विधि होती ही नहीं है। तो मैंने कहा क्या करते हो? मंत्री की ही शपथ देते हैं, अब बाद में उप मुख्यमंत्री लिखते हैं। मैंने कहा ऐसा लिखते नहीं हो, तो वो चुप हो जाता है, उसी से हो जाता है। उसको मुख्यमंत्री बनाया नहीं,
केवल अखबार में लिखने से ही खुश हो जाता है। तो इतना तो करना पड़ेगा ना, उसके पिछवाड़े लात मार रहे, थोड़ा इतना तो खुश तो करने के लिए करना पड़ेगा ना। उसका नाम लिया, उसके नाम से वोट लिया और उसके बावजूद भी उसको मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया, उसके साथ धोखा किया, इतना थोड़ा बहुत तो उसका हक बनता है। मैंने कहा ये जो आप झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है, धोखा रही है, अब उसको मुख्यमंत्री पद से ही नहीं बनने दिया, तो ये तो छोटा धोखा है। बड़ा धोखा करने के बाद हजारों छोटे छोटे धोखे किए जा सकते हैं। तो ये ओबीसी का आदमी जो है उसको उसके साथ लगातार धोखाधड़ी कर रहे हैं। आज मैं और बात पढ़ रहा, आज अखबार पढ़ रहा तो उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को 2024 का चुनाव जीतने के लिए और फिर आने वाले समय में जो विधानसभा है वो चुनाव जीतने के लिए उसको मैदान में होता है। तो चुनाव जीतने का मामला आता है तो केशव प्रसाद मौर्य को मैदान में उतारते हैं। जो है तो मुख्यमंत्री को आदित्यनाथ ही रहेगा। क्यों? अरे वो आदित्यनाथ के कहने से 6% में वोट मिलेगा, तेरे कहने से 54% लोग सुनेगा, तो ज्यादा लोगों को अपील होगा, ज्यादा लोगों को असर पड़ेगा, ज्यादा लोग वोट देंगे तब न चुनाव जीता जाएगा, नहीं तो कैसे चुनाव जीतेंगे? चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए इस मौर्य को, केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव के मैदान में उतारा। इतना ज्यादा आदमी तो पिछाड़े में खाने के लिए इतना तो आदमी नहीं। ये हो सकता है एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, पूरा इतिहास रचा जा रहा है। अरे बार बार धोखा होगा ही क्या? तो मैंने छानबीन किया, तो छानबीन में पता चला कि ये जो केशव प्रसाद मौर्य है उसके ऊपर 19 केस है। छानबीन करने के बाद पता चला कि केशव प्रसाद मौर्य पर 19 केस है। तो छानबीन किया कि ये 19 केस क्या है? तो 19 के 19 केस एक जैसे है। ये मुसलमान, क्या मुसलमान भैंस खरीद रहे हैं और जानवर खरीद रहे हैं, तो जानवरों को ट्रक में डाल रहे हैं और एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य ने ट्रक को रोका, ट्रक को पकड़ा और ट्रक को पकड़कर वो सारा जानवर जो है वो अपने कब्जे में लिया और उसको बेच-बाच करके उसका धंधा ही केशव प्रसाद मौर्य का धंधा ही ऐसे खरीदने वाला वो मुसलमान। तो मैंने जानकारी किया कि ये तो कानूनी रूप से खरीद रहा है, तो ये कैसे पकड़ा? नहीं कि ये गाय को काटने के लिए लेके जा रहा है, गौ माता को। ऐसा करके वो हंगामा करा करता था और इस वजह से हंगामा खड़ा करने की वजह से वो ट्रक वगैरह पकड़ता था। इसके 19 केसेस उसके ऊपर है। तब मुझे बात समझ में आई कि ये आदमी बार बार धोखा होने के बावजूद भी चुप क्यों है। तब मुझे पता चला 19 केस है। तो प्राइवेट में केशव प्रसाद मौर्य को बोलते होंगे, देखो भाई जो हम कह रहे हैं ना वो कर, नहीं तो सरकार हमारी, तुम अकेले ही जमेले हो, बहुमत में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तुम अगर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करोगे तो तुमको हम यही सरकार की तरफ से ही अरेस्ट करेंगे, जेल में डाल देंगे। क्या कर लो? ये तो है ही, पहले जेल में डाल देंगे तो क्या कर लो? ब्लैकमेल करने का काम, केशव प्रसाद मौर्य का इस्तेमाल करने के लिए ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। तो भाजपा के लोग सारे दूसरे का जो अपने को ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो दारा सिंह भी दुखी है, ऐसा पता चला। अभी जो छोड़ करके फिर बीजेपी में गया, फिर दुखी है, पता चला। हाँ, तो वो ऐसे लोगों को चाहिए ना, उनके नियंत्रण में रहने वाले लोग चाहिए उनको। तो जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो ये है, तो इससे हम लोगों को
इन लोगों से, इन पार्टी के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है कि जो अपने लोगों को अपने पार्टी के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो मतदाताओं के साथ तो खुल्लम खुल्ला धोखाधड़ी करेंगे। तो इन लोगों से हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। यदि हम सावधान रहने का काम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों के साथ और ज्यादा नाइंसाफी होगी और ज्यादा अन्याय होगा। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, तो ये है उत्तर प्रदेश में ओबीसी को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया, एक बात है। मगर भाजपा ने देश के प्रधानमंत्री को एक पिछड़े वर्ग के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी को एक पिछड़े वर्ग के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, और पहला व्यक्ति है नरेंद्र मोदी या पिछड़े वर्ग का आदमी जो लगभग 9 साल पूरे किए। ऐसा भारत के इतिहास में 9 साल तक लगातार कोई पिछड़े वर्ग का आदमी प्रधानमंत्री रहे, ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं। और उसके 10 साल भी पूरे होंगे। मगर जब सबसे पहले 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उस समय सारे देश भर में भाजपा ने, आरएसएस ने और उनके ऑफशोर संगठनों ने ये प्रोपेगेंडा किया था कि देखो भाई, एक 52% आदमी के, पिछड़े वर्ग के आदमी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो 52% लोगों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने भर भर के, झोली भर भर के नरेंद्र मोदी को, भाजपा को वोट दिया। अब इस वजह से भाजपा की सेंटर में सरकार बनी। 283 सीटें, यानी लोकसभा में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए थी, मगर भाजपा की सीटें 283 आई, यानी 11 सीटें चुनकर ज्यादा आई। सिंपल मेजोरिटी से 11 सीटें ज्यादा चुनकर आई। ये इसलिए बहुत बड़ा आंकड़ा है कि भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में नरेंद्र मोदी का नाम शामिल नहीं है। भाजपा के सबसे बड़े नेता में नाम अटल बिहारी वाजपेयी का है, नाम लाल कृष्ण आडवाणी का है। ये सबसे बड़े भाजपा के नेता माने जाते हैं और उनका रिकॉर्ड है, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी दोनों का रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड है? दोनों का ये रिकॉर्ड है कि दोनों मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा, 186 से ज्यादा सीटें कभी भी जितवा कर नहीं ला पाए। दोनों मिलकर, भाजपा के सबसे बड़े नेता कौन? तो अटल बिहारी और आडवाणी, ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ते थे, तो सीटें जितवाने का काम 186 का आंकड़ा है। इससे ज्यादा सीटें वो जितवा नहीं पाए, मगर अकेले नरेंद्र मोदी ने 283 सीटें जितवाई। सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए थी, सीटें जितवाई 283, 11 सीटें ज्यादा जीते अकेले ने। मगर आडवाणी और अटल बिहारी से अभी भी नरेंद्र मोदी को बड़का नेता नहीं माना जाता। अटल बिहारी और आडवाणी को ही बड़का नेता माना। तो ये कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ, ये जानने की बात। ये चमत्कार कैसे हुआ? तो 2004 में, 2009 में भारत में सबसे पहले ईवीएम मशीन 2004 में आई थी, और इंडिया में ईवीएम मशीन लगाई गई। और ईवीएम मशीन में घोटाला करके 2004 में, 2009 में कांग्रेस ने चुनाव जीता, ऐसा आरोप लाल कृष्ण आडवाणी और जीवीएल नरसिंह राव इन्होंने लगाया और आरोप लगाया। आरोप लगाने के बाद कांग्रेस के लोगों ने
आरएसएस और भाजपा के साथ समझौता किया। क्या समझौता किया? समझौता ये किया कि इस मामले को ज्यादा तुल मत देना। है आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपकी बात नहीं मानते। भाजपा के लोगों ने कांग्रेस को कहा है आपकी बात नहीं मानते। कांग्रेस ने कहा कि अगली बार 2 बार आप कर ले, 2 बार हमने घोटाला कर लिया ना, 2 बार आप कर ले, फिर ठीक है। फिर भाजपा ने कहा ठीक है, हम कुछ नहीं बोले। तो भाजपा के साथ कांग्रेस ने समझौता कर लिया कि 2 बार हमने घोटाला करके चुनाव जीता लिए, हमने 2 बार आप कर लेना। आप सुनकर हैरान हो जाओगे। दूसरे छोड़ो, नरेंद्र मोदी का जो चुनाव क्षेत्र था ना वाराणसी, तो वाराणसी में 1,87,000 वोट जितना लोगों ने वोट दिया, काउंटिंग में 1,87,000 वोट ज्यादा निकला। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझा देता हूं, क्योंकि समझाने की बात है। वाराणसी के लोगों ने वोट डाला मान लो 10 लाख, मशीन से निकला 11,87,000। थोड़ा समझ में आया। मशीन में वाराणसी के लोगों ने वोट डाला 10 लाख, मशीन से निकला 11,87,000। तो 1,87,000 वोट नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में ज्यादा निकला। अब नरेंद्र मोदी के ही चुनाव क्षेत्र में अगर 1,87,000 वोट ज्यादा निकला तो सारे देश भर में क्या हुआ होगा, इससे अंदाजा तो लगाया जा सकता है ना। जो घर में खिचड़ी पक गई कि नहीं पक गई, सारा चावल दबा कर तो गृहिणी नहीं देखती है ना। एक चावल का दाना ऐसा लेकर के दबा कर, हाँ पक गया, खिचड़ी पक गया। तो ये नरेंद्र मोदी का दाना दबाकर बता रहा कि ये जो घोटाला है, ये घोटाला ईवीएम मशीन में हुआ और इसलिए ईवीएम मशीन में घोटाला करके ये सरकार बनाई गई। सारे देश भर की सरकार बनाई। तो ये इतना सारा हुआ, बहुत सारा हुआ, तो आपको सबूत के तौर पर एक बात बताता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात। काउंटिंग चल रही थी और काउंटिंग में 340 जगह पर भाजपा आगे चल रही थी। एक भी जगह बीजेपी ने चुनाव नहीं जीता, एक भी जगह। 340 जगह पर भाजपा आगे चल रही थी। शाम को 4 बजे राहुल गांधी टीवी पर आए। राहुल गांधी शाम को 4 बजे टीवी पर आ गए। मैं देख रहा था और जब मैं देख रहा था तो राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत गए हैं, मोदी जी को चुनाव जीतने की शुभकामनाएं। एक भी सीट नहीं जीता, केवल 340 में आगे का रुझान था आगे बढ़ने का। तो राहुल गांधी ने शाम को 4 बजे, मैं खुद अपनी आंखों से देखा सुना टीवी पर, राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बयान दिया, मोदी जी आप चुनाव जीत गए हैं, हमारी आपको शुभकामनाएं। एक भी सीट नहीं जीता, अभी नहीं जीत गए। तब हमको समझ में आया कि 2004-2009 में जो ईवीएम में घोटाला कांग्रेस ने किया, उसका वादा बीजेपी आरएसएस के साथ किया कांग्रेस ने कि 2 बार तुम कर लेना। ये समझौता इससे पता चल रहा है। तो इसलिए साथियों, ये घोटाले से बनी हुई सरकार है। और मैं ये चुनाव में इसलिए बोल रहा हूं कि चुनाव आयोग का भी आदमी है, मेरा रिकॉर्ड कर रहा है। चुनाव आदमी का आदमी, चुनाव आयोग का आदमी है, वो मेरा रिकॉर्ड कर रहा है। एक तो
उसको मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। चुनाव आयोग के पास जानकारी चाहिए, मैं चुनाव आयोग की औकात देखना चाहता हूँ कि उसकी कितनी औकात है, वो मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई करता है देखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि सारा हमारे पास सबूत है कि काल्पनिक बातें नहीं कह रहे। चुनाव आयोग की ये जो गड़बड़ियां हैं, घोटाले हैं, ये चुनाव में चुनाव आयोग भी शामिल है। चुनाव आयोग शामिल हुए बगैर ये घोटाला हो नहीं सकता। इसलिए चुनाव में इस देश में सबसे ज्यादा घोटाला हो रहा है वो चुनाव आयोग की वजह से हो रहा है। तो चुनाव आयोग के विरोध में आने वाले समय में सारे देश भर में हम लोग आंदोलन करेंगे। हम ये ईवीएम मशीन के विरोध की लड़ाई अब छोड़ने वाले नहीं है। अमेरिका में टेक्नोलॉजी, अमेरिका में सबसे आगे है, जापान में सबसे आगे है, जर्मनी में सबसे आगे है। मैंने जानकारी किया कि आपके यहाँ ईवीएम है क्या, तो थोड़ी है ईवीएम। उन्होंने मशीन बनाई ईवीएम, उनको पूछा कि तुम इसको करते क्या, थोड़ी है तो पहले पेपर पर करते हैं। तो वो अमेरिका, जापान और जर्मनी बैलेट पेपर पर चुनाव कर रहे, जो टेक्नोलॉजी में एडवांस है। हमारा देश टेक्नोलॉजी में बैकवर्ड है, वो ईवीएम मशीन से चुनाव करवा रहा है। इसलिए साथियों, मैं ये बात आपको बताकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। 1 मिनट बाकी है, क्योंकि 5 बजे तक बोलने के लिए चुनाव आयोग ने हमको अनुमति दिया। तो 1 मिनट में चुनाव आयोग के नाम जमा करता हूँ। धन्यवाद।